ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए आईपीआर को कंटिन्यू करेंगे। कॉपीराइट लॉ की बात कर रहे थे, पार्ट 4 की बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फेयर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उसको डील करना चाहिए बेसिकली, है ना। तो उसमें मैंने एक बार बार टर्म बोला था कि किस तरीके से जो आपका लाइसेंसिंग होगा, असाइनमेंट होगा, ओनरशिप होगा, उसके बारे में बात करने की मैंने कहा था आपसे लास्ट वीडियो में जो भी था कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट में आप तभी इन्फ्रिंजमेंट कर सकते हो जब आपने एक ओनर का, जो ओरिजिनल ओनर है या जो ऑथर है, उसके अधिकारों का आपने क्या करा, हनन करा। अगर हिंदी में सिंपली मैं बोलूँ तो उसी ओनरशिप की आज हम बात करेंगे। देखिए शाम होते होते मैं आपको असाइनमेंट के अलावा जो ओनर लाइसेंसिंग है उसके ऊपर भी वीडियो दे दूंगा। एंड कॉपीराइट शायद आज फिनिश हो जाए आप लोगों का, तो कल पेटेंट फिनिश कर दूंगा। उसके बाद शायद आप लोगों का इतने में काम चल जाएगा, नहीं होगा तो भी पॉसिबली 23 तक तो आई विल डेफिनेटली फिनिश इट। 22 के शाम होते होते डेफिनेटली आई विल फिनिश इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज समर्थ एशियन जुडिशरी। आई होप एवरीबडी इज नोइंग द सेम नेम अगेन एंड अगेन। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल। सबसे बोलिए, आपके अपने ही कॉलेज के एक बंदे का चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग प्यार दीजिए। आपको अच्छा लगेगा अगर आप लोग इतना सपोर्ट करोगे मुझे तो, ठीक है। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का तो फर्स्ट स्लाइड है। मैंने स्लाइड्स बना रखे हैं सारे ऑलमोस्ट, बट धीरे धीरे मुझे समय लग रहा है इन सब चीज़ों को स्टार्ट करके फिनिश करने में थोड़ा सा समय लगता है। चलिए आज अपन बात करेंगे ऑथरशिप, ओनरशिप एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉपीराइट की। अब इस वर्ड को ध्यान से सुनो, समझो। आप कॉपीराइट आप लोगों को बता रखा है मैंने, किसी भी पर्टिकुलर आपके माइंड की उपज है उसके ऊपर जो आप लोगों को अधिकार दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक्ट के द्वारा कॉपीराइट हो गया वो। अब उसकी ऑथरशिप कौन होगा, हु विल बी द ऑथर, हु विल बी द ओनर, हु विल बी द हाउ यू विल बी एक्सप्लॉइटिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट, दैट्स द क्वेश्चन। तो ऑथरशिप मतलब क्या होता है कि जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को फॉर्मुलेट करा है, सिंपली मैं बोलूँ तो। और ओनर कौन हो गया, जिसने उस आइडिया को इनपुट दिया था, उस आइडिया को एक्सप्रेस करने में पूरा का पूरा जो हाथ है ना, वो ऑथर का तो है, पर उस पर एक बहुत बड़ा, उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है, उसको बोलेंगे ओनर। मतलब लेट्स से अगर हम ऐसे बोलें कि ऑथर एक एक्ट, एक कॉपीराइट का मान लो, या फिर कोई वर्क का एक हो सकता है। इज इट पॉसिबल कि वो ओनर भी हो सकता है? तो आंसर होगा यस। एक पर्सन जो किसी भी पर्टिकुलर वर्क का ऑथर है, ओनर भी हो सकता है। ओनर है तो ऑथर भी हो सकता है। पर वही चीज़ देखेंगे कि कुछ कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें ऑथर अलग हो सकता है, ओनर अलग हो सकता है, वर्क एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक नज़मा हिबतुल्लाह का केस बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि नज़मा हिबतुल्लाह में 50-50 उसके पैसे वगैरह की बात हुई थी। दोनों ने मिलकर काम करा था। एक तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने बताया था अपनी कथा को, और जो एक कबीर साहब थे प्रोफेसर, उन्होंने लिखा था। तो उसमें ऑथर अलग हो गया, ओनर अलग हो जाता था। मैं बताया था ना आप लोगों को। वही चीज़ है कि कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसको बनाया तो किसी ने, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया किसी ने दिया, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथर उसको बोल सकते हैं, ओनर किसी और को बोलेंगे, या हो सकता है दोनों एक ही हो जाए बंदा। तो उसी चीज़ को समझेंगे। और एक्सप्लॉइटेशन तो वही पैसे वगैरह के कॉन्सेप्ट हो गए, किस तरीके से अपने कॉपीराइट का यूज करते हो आप, है ना। चलिए उस पर आते हैं। ऑथर का डेफिनेशन सेक्शन 2D में क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा। इन रिलेशन टू लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, जब हम ड्रामा की बात करें, किसी बुक की बात करें, लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, तो ऑथर कौन होगा, उस वर्क का जो ऑथर होगा, जिसने उसको लिखा है, जिसने उसको बनाया है ड्रामा को, वो ऑथर हो जाएगा। अगर म्यूजिकल वर्क में बात करें तो कंपोजर होगा। आर्टिस्टिक वर्क में बात करें फोटोग्राफ के अलावा तो आर्टिस्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ में जो पर्सन फोटोग्राफ ले रहा है, क्रेडिट उसको मिलनी चाहिए ना, कि फोटोग्राफ उसने उतना अच्छा खींचा है, उतना अच्छा बनाया है, उतना अच्छा उसने क्या करा, फोटो करा उसने। अगर मैं आपको, अगर आप जंतर मंतर पे खड़े हो, लेट से मैं फोटो खींच रहा हूँ आपका, तो मैं हो गया ना आप लोगों का फोटोग्राफर, तो मैं हो गया कॉपीराइट होल्डर उस चीज़ का, क्यों, मैंने उतना बढ़िया फोटो खींचा है उस चीज़ को। उसके अलावा बात करें सिनेमेटोग्राफ, फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं। आप हमेशा देखोगे प्रोड्यूसर्स वगैरह जल्दी आते हैं कॉपीराइट क्लेम करने, ठीक है। उसके अलावा लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क विच इज़ कंप्यूटर जनरेटेड, द पर्सन हु काउजेज द वर्क टू बी क्रिएटेड, उसको बोलेंगे कौन, ऑथर। कंप्यूटर वाले वर्क में देखो, कंप्यूटर वाला कॉन्सेप्ट सिंपल है, जिसने इस कंप्यूटर वाले सिस्टम को उसमें बनाया, उस कंप्यूटर वाले सिस्टम में इनपुट करा, उसको प्रोग्रामिंग करा, वो हो गया ऑथर। ठीक है। अब मैंने, मेरी बुक है, लेट से मैं कैफ़े में लेकर गया, मैंने कैफ़े वाले को कहा कि इसको अपने उसमें पीडीएफ बना दो मेरे को अच्छे से टाइप करके सारा। तो एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया तो आपने ऑलरेडी बुक बना रखी थी, ऑलरेडी एक बुक है, तो वो सिंपली आप ऑथर हो गए। पर जैसे ही वो आप कैफ़े में लेकर गए और कैफ़े वाले ने उसको पूरा टाइप करा, पूरा उसको बनाया, कुछ उसमें अपना मान ली कॉपी कर दिया ओवरऑल, तब तो वो नहीं होगा। पर उसने कुछ आपको डिज़ाइन बताया कि सर इसको ऐसे करिए तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, सर इसमें कुछ ऐसे चीज़ें ऐड कर दीजिए तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो हो गया वो। उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कौन सा हो गया था, कौन सा हो गया कॉपीराइट होल्डर, वो बंदा जिसने वो एक्टिंग करी। सिंपली अगर कॉपी कर दिया, टाइप कर दिया, तब तो नहीं होगा। मैंने वो टाइपिंग वाली बताई थी ना, मेयर ट्रांसक्राइबिंग इज नॉट समथिंग दैट गिव्स यू अ चांस, दैट गिव्स यू अ राइट ऑफ व्हाट कॉपी राइट। याद हो आप लोगों को तो। चलिए
अब आगे कहता है कॉल कॉपीराइट सोसाइटी के एक्टर में सेक्शन 2 में FFD में, उसमें समझिए क्या कहता है। मीन्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ द 33 सेक्शन, इसको बारे में बात करेंगे बाद में। आगे देखते हैं डिलीवरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेक्शन 2G इन रिलेशन टू अ लेक्चर इंक्लूड्स डिलीवरी बाय मीन्स ऑफ एनी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और बाय ब्रॉडकास्ट। समझ रहे आप? डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी लेक्चर के रिलेशन में अगर हम बात करें तो डिलीवरी वर्ड, अगर आपने मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का माइक के थ्रू या फिर बोर्ड के थ्रू या किसी के थ्रू आपने उस चीज़ को डिलीवर करा लोगों को, या फिर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, GTV हो गया, इतनी सारी टीवीज होती हैं ब्रॉडकास्टिंग करती हैं, तो डिलीवरी हो गया वो। ठीक है, ये अभी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर इस लाइसेंसिंग वगैरह में यूज़ होगा इसका, उसको मैं बता देता हूँ। एक होता है एक्सक्लूसिव लाइसेंस। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि मीन्स अ लाइसेंस विच कन्फर्स ऑन द लाइसेंसी और ऑन द लाइसेंसी एंड पर्सन्स ऑथोराइज्ड बाय हिम टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर पर्सन इंक्लूडिंग द ओनर ऑफ द कॉपीराइट any right comprised in the copyright in a work and exclusive license shall be construed accordingly। बात को समझो, आप बात को समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव लाइसेंस, एक होता है लाइसेंस दे दिया कि मैंने तुम्हें लाइसेंस, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लाइसेंस देती है कि आप गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूसिव लाइसेंस होना कि मतलब सिर्फ और सिर्फ वो अधिकार आपके पास है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कानून है, मान लीजिए कोई कानून है, मोटर व्हीकल्स एक्ट या कोई भी कानून, वो अधिकार देता है, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अधिकार देता है या पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि आप ही वो काम कर सकते हो सिर्फ, तो आप ही जैसे बोल दिया गया ना, वो एक्सक्लूसिव राइट हो गया। चाहे दुनिया का कोई और व्यक्ति हो जाए, उसको उस अधिकार से वंचित किया जा सकता है और कोई और बंदा उस अधिकार का यूज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट है सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट को सुनने का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको पावर देती है, कोई और एक काम नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिव लाइसेंस वही बात है कि एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया गया आपको, यू आर द कंप्लीट होल्डर ऑफ ऑल द थिंग्स। चाहे जो ओनर था ना, उसको भी वो अधिकार खत्म हो गया अब। ठीक है, गवर्नमेंट पर समझते हो आप, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई डिपार्टमेंट ऑफ वर्क की बात करें, फिर लेजिस्लेचर की बात करें, कोई ट्राइब्यूनल जुडिशियल अथॉरिटी की बात करें, वो हो गया। अब इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी समझ लीजिए आप। सेक्शन 2U क्या बोलता है। देखिए IPR में केसेस ज़्यादा हैं नहीं, मैं बताऊँ आपको, तो IPR में कॉन्सेप्ट ही बहुत मैटर करता है, क्योंकि IPR का कॉन्सेप्ट तो अब आया है ना, बहुत पहले तो था भी नहीं है, इतना डिटेल में तो अब आने लग गया, तो केसेस ज़्यादा ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं नहीं, और फॉरनर केसेस 2-3 इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूसर इन रिलेशन टू सिनेमेटोग्राफ, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग मीन्स अ पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग द वर्क। ठीक है, आपको पता है, कोई भी प्रोड्यूसर का नाम सुन लीजिए अपने दिमाग में आप। ठीक है, उन्होंने काम को क्या कर, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ाई, आगे बढ़कर उन्होंने काम को क्या करा, प्रोड्यूस करने की चाहत दिखाई। चलिए अब सेक्शन 70 समझेंगे, जो आज का हमारा मुद्दा है इंपॉर्टेंट, ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट एंड राइट्स ऑफ द ओनर। क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, ओनरशिप एंड राइट्स ऑफ द ओनर। बात को समझो। सेक्शन 17 कहता है फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट, किसी भी कॉपीराइट का पहला ओनर कौन होगा। कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, प्रोविजंस को अगर आप छोड़ दो, एंड द ऑथर ऑफ अ वर्क शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। सिंपल कहता है, सिंपल कहता है कि ऑथर, किसी भी काम का जो ऑथर होगा, ऑथर का हिंदी आप लोग समझते हो, द ऑथर इज इन जनरल सेंस इज द पर्सन हु एक्चुअली राइट्स, कंपाइल्स, कंपोजेस और ड्रॉज द वर्क इन क्वेश्चन, ऑल्दो द आइडिया ऑफ द वर्क मे हैव बीन सजेस्टेड बाय अनदर। मतलब मुझे किसी ने बोला कि एक ड्राइंग बनाओ, ऐसे बना सकते हैं, पर मैंने बनाया उसको, भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में भी आया था, पर मैंने तुमको बताया कि तुमको बनाना चाहिए, ऐसे तुम बना सकते हो, यू कैन डू दिस, और आपने कर दिया, तो यू आर नाउ द ऑथर। ये ऑथर हो गया, लेखक हो गया आप, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो। आइडिया भले ही किसी और ने आपको दिया था, भले ही आपके माँ बाप ने उनके डेथ से पहले आपको अपने जीवन की सारी वृतांत बता दी, सारी कहानियाँ बता दी कि मेरे साथ ये हुआ, और आपने उसको लिख दिया, नाउ यू आर द ऑथर। भले ही आइडिया किसने दिया था, पिताजी ने आपके। सो एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, किस किस केसेस में प्रोवाइडेड कहा गया है, इन द केस ऑफ अ लिटरेरी, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क मेड बाय द ऑथर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इस बात को समझिएगा, बहुत स्ट्रेचेबल एलिमेंट है ये। इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बाय द प्रोपराइटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और सिमिलर पीरियोडिकल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अप्रेंटिसशिप फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और सिमिलर पीरियोडिकल, द सेड प्रोपराइटर शैल इन द absence of any agreement to the contrary be the first owner of the copyright in the work insofar as the copyright relates to the publication of the work in any newspaper, magazine or other things, or to the reproduction of the work for the purpose of it being so published, but in all other respects the author shall be the first owner of the copyright in his work। बात को समझिए, आप कह रहा है कि लिटरेरी सोर्सेज में, ड्रामेटिक सोर्सेज में, आर्टिस्टिक सोर्सेज में, आर्टिस्टिक कामों में ऑथर वो होगा, अगर कोई मान लीजिए जिसने कंपाइलिंग का किसका ड्यूटी है, जिसका काम है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रखा है किसी ने। मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने किसी को एम्प्लॉय कहा कि तुम्हारा काम ही यही है कि मैं जो तुमको बोलूँगा वो सारी चीज़ों को आप टाइप करो, लेट्स से न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर में आइडिया लाना किसका काम है? लेट्स से डायरेक्टर आइडियाज़ लाता है ढूंढ ढूंढ कर कहीं से, या फिर जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो आइडियाज़ लेकर आते हैं, और न्यूज़पेपर जो बैठे होते हैं एजेंसीज में वो उसको टाइप करते हैं, छापते हैं। तो वही कहता है कि जो ऑथर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अगर अपने एम्प्लॉयमेंट के दरमियान, उसके रास्ते में, एम्प्लॉयमेंट के जो आपकी सारी कंडीशंस हैं उसके अंदर आप कोई भी न्यूज़पेपर क्या कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, मैगजीन आप पब्लिश कर रहे हो, कुछ और ऐसा पब्लिश कर रहे हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में है। अब इस टर्म को मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दोनों बात को दिमाग में रखिएगा फिर। तो पब्लिकेशन से रिलेटेड जितना काम हो गया ना, उसका ओनर कौन हो जाएगा? प्रोपराइटर, जो मालिक है। आपका काम क्या है कि सर हमारा काम है, आपने बोला, हमने टाइप करके प्रिंट करवा दिया, तो आप ओनर उस रेस्पेक्ट में नहीं होगे। पब्लिकेशन की ड्यूटी किसी और की थी, और जो पब्लिकेशन की ड्यूटी किसी और की थी ना, वो प्रोप्राइटर है। मान लीजिए वो मालिक है उस एजेंसी का, उस कंपनी का, तो उसके पास ओनर हो गया। क्योंकि उसने आपको जब नौकरी दी थी तो उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में बातें कही थी कि तुम्हारा काम ये होगा, तुमको ये करना है, पर मालिक मैं ही रहूंगा। बात को समझ रहे हो आप एग्जाम्पल से समझिए इस टर्म को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है? आपको आसान लग रहा होगा पर इतना आसान है नहीं, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब जैसे इस चीज़ को ध्यान, इस केस है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस वर्सेस ट्यूटोरियल प्रेस, जो आपके पेपर में आएगा परसों तरसों, जब भी आपको 24 को पेपर है ना, उसमें एक केस आएगा, दिमाग में डाल लीजिए बढ़िया से। कहता है एग्जामिनर हु प्रिपेयर्स क्वेश्चन पेपर्स फॉर यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाज फ्री टू प्रिपेयर हिज क्वेश्चंस ऑन द मेरिट ऑफ हिज ओन कन्वीनियंस, ओन स्किल एंड जजमेंट्स, बुक्स, मेरिट्स, कॉन्सेप्ट cannot be considered as contract of service but that enough leniency is under what contract for service। ये मेरी लैंग्वेज है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट पुट योर 1 मिनट है। मैं कह रहा हूँ कि एक एग्जामिनर है यहाँ जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया। लेट से आपके पेपर का क्वेश्चन पेपर आईपीआर के जो टीचर हैं उन्होंने सेट करा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ने उन्होंने पूरा उनको अथॉरिटी दे रखा है कि आप आईपीआर के केस मटेरियल से सवाल देंगे, आईपीआर के केस मटेरियल के बाहर भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे इतने तारीख तक, लेट से 24 का पेपर है तो 22 की इवनिंग तक मुझे पेपर मिल जाना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन के साथ 100 नंबर का पेपर होना चाहिए टोटल, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इतना बोल दिया गया बस, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कौन सा सिलेबस से आएगा, कौन सा केसमेट होगा, कौन सा केसेस दोगे, ये सब एग्जामिनर के ऊपर हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन सेटर के ऊपर हो गया। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ने जब इनको काम दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं हुआ, क्योंकि जब इनको सर्विस के लिए दिया गया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कराया गया था कि आपको वही क्वेश्चंस देने हैं जो यूनिवर्सिटी देगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में डोमिनेटिंग पावर किसके पास होता है? यूनिवर्सिटीज़ के पास, या एम्प्लॉयर के पास। मैं सिंपली बोलूँ तो एम्प्लॉयर 80% 90% वेटेज रखता है कि आपको वही करना है जो मैं बताऊंगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट समझते हो आप, आपको लिख कर दे दिया गया कि आपको यही करना है। वही मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर एजेंसीज में, मैगजीन एजेंसीज में क्या होता है कि न्यूज़पेपर का जो मालिक होता है, कंपनी का जो ओनर होता है उस एजेंसी का, वो कह देते हैं कि आपको रात के 12 बजे तक 10 पेजेस इंडियन एक्सप्रेस का ये सारे न्यूज़पेपर कवर करते हुए, सारे न्यूज़पेपर जो न्यूज़ मैं दे रहा हूँ आपको, जहाँ से मेरे को मिला है, वो सारे न्यूज़ पब्लिश हो जाने चाहिए। तो आपको न्यूज़ भी दे दिया गया, आपको समय भी दे दिया गया, तरीका भी दे दिया गया, मीन्स एंड मेथड भी बता दिया गया कैसे कैसे करना है। आपका काम क्या रह गया? बस उन चीज़ों को फॉलो करना। तो आपने एक तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर वो काम किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर वो काम किया। आपके सर्विस का वो काम है, कॉन्ट्रैक्ट है वो। पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में चीज़ें बदल जाती हैं, आपके पास लेनियंसी ज़्यादा आ जाती है, जो डोमिनेटिंग पावर होता है जो एम्प्लॉयर का, वो थोड़ा सा कम जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ आपको क्या बताया कि इतने बजे तक काम हो जाना चाहिए। मीन्स मेथड नहीं बताया, तरीका नहीं बताया, कॉन्सेप्ट नहीं बताया, वो सब अपने आइडिया पे आप कर रहे हो। तो ऐसा जब भी करते हो तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो फर्स्ट ओनर आप हो जाओगे उस केस में। अब यहाँ पे एग्जामिनर हो जाएंगे जो सर हैं, मान लीजिए आपके, जैसे मान लीजिए सर्वे सर, उन्होंने क्वेश्चन सेट कर लेट से आईपीआर के, तो वो हो गए इस चीज़ के ओनर, कॉपीराइट होल्डर। यूनिवर्सिटी नहीं होगी। पर अगर यूनिवर्सिटी उनको सब क्वेश्चन भी ला के दे दे, मेथड भी बता दे, मीन्स भी बता दे, सब कुछ लिख के दे दे, सर का काम क्या है? खाली पीडीएफ बनाना, मान लीजिए, तो पीडीएफ बना दे, तो उन्होंने उसका तो कुछ काम करा नहीं उन्होंने। हाँ, पीडीएफ में कुछ डिजाइनिंग अगर उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया तो उस डिजाइनिंग के रिस्पेक्ट में अगर कौन सा बोलेंगे कॉपीराइट होल्डर, तो सर हो जाएंगे। पर ओवरऑल कौन हो जाएगा? यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ ला के दे दिया सर को। बात को समझ रहे हो आप? ये होती है कॉन्सेप्ट। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा आपके। यही मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट। तो फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट को जज करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में फर्स्ट ओनर कौन हो जाएगा? जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में जो आप हो ना, आप इन द सेंस एम्प्लॉई, आपने कुछ बनाया ना, तो आप हो जाओगे फर्स्ट ओनर। समझ रहे हो मेरी बात? ये लिखा था इसमें। आगे कहता है 17(1)(b) में
Subject to the provisions of clause A, sorry, in the case of photograph taken or a painting or portrait drawn or an engraving or a cinematographic film made for valuable consideration at the instance of any person, such person shall in the absence of any agreement to the contrary be the first owner of the copyright therein. मान लीजिए फर्स्ट उसको छोड़ दीजिए कुछ क्लाउजेस को, अगर उधर को तो कोई पेंटिंग है, कोई पोर्ट्रेट बनाया आपने, कुछ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में आपने इंग्रेविंग करा, तो उसका जो वैल्यूएबल कंसिडरेशन है ना वो क्या हो जाएगा कि किसी और के कहने पे सारी चीज़ें आपने बनाई है ना, तो जो कह रहा है ना वो कॉपीराइट होल्डर हो जाएगा और वो फर्स्ट ओनर हो जाएगा। फर्स्ट ओनर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ओनर के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है कि वो चीज़ों को असाइन कर सकता है, वो चीज़ों को लाइसेंस कर सकता है। आगे कहता है इन द केस ऑफ अ वर्क मेड इन द कोर्स ऑफ द ऑथर्स एम्प्लॉयमेंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अप्रेंटिसशिप टू विच क्लाउज ए और क्लाउज बी डज नॉट अप्लाई, द एम्प्लॉयर शेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बी द फर्स्ट ओनर। मान लीजिए क्लाउज ए और क्लाउज बी में कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है आपने कि सर भले ही मैं क्वेश्चन आपके दिए हुए अनुसार बनाऊंगा, पर मेरा मानना इतना है कि मैं उसका ओनर होऊंगा क्योंकि उसमें दिमाग कभी ना कभी मैंने दिया था, क्योंकि बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें। मान लीजिए कुछ ऐसा एग्रीमेंट करा रखा है आपने, तो आप हो जाओगे सर्वेसर हो जाएंगे, लेट से मैं कह रहा हूँ। पर अगर उन्होंने नहीं करा है कोई एग्रीमेंट, लेट से ऐसा मान लीजिए उन्होंने कुछ एग्रीमेंट ऐसा नहीं कर रखा है, तो यूनिवर्सिटी हो जाएगी। तो वो इंपॉर्टेंट है कि क्लाउज ए और क्लाउज बी में एग्रीमेंट करा रखा है कि नहीं करा रखा आपने। अगर नहीं करा रखा है तो एम्प्लॉयर, और करा रखा है तो मतलब करा रखा है, नहीं करा रखा है तो एम्प्लॉयर तो ऑलरेडी हो गया, और अगर करा रखा है आपने कि नहीं एग्रीमेंट करा रखा हूँ सर मैं हूँगा, तो मैं हो जाऊँगा, मतलब आप हो जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में अगर एग्रीमेंट नहीं है तब तो एम्प्लॉयर हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में इन्हीं के साथ ही हो गए, क्योंकि मीन्स एंड मेथड की लीनियंसी आपके पास है, तरीका आपके पास है। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आप सेट कर रहे हो अपने हिसाब से, केसेज आप डाल रहे हो, यूनिवर्सिटी को तो बस समय से मतलब है कि 22 के शाम तक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। बात को बूझे, अरे समझे कि नहीं समझे बताओ। आगे कहते हैं इन द केस ऑफ एनी एड्रेस और स्पीच डिलीवर्ड इन पब्लिक, द पर्सन हु डिलीवर्ड सच एड्रेस और स्पीच और इफ सच पर्सन हैज डिलीवर्ड सच एड्रेस और स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, सच पर्सन shall be the first owner of the copyright therein, notwithstanding that the person who delivers such address or speech, or as the case may be, the person on whose behalf such address or speech is delivered is employed by any other person who arranges such address or any other things। अगर आप किसी के बिहाफ में स्पीच दे रहे हो तो आप हो गए, अगर एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो। बस इतनी सी बात इसमें कह रखी है। आगे भी कह रहा है गवर्नमेंट वर्क में गवर्नमेंट हो जाएगा, कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है आपने तो। उस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। फर्स्ट इन द केस ऑफ अ वर्क मेड और फर्स्ट पब्लिश्ड बाई और अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अंडरटेकिंग, तो पब्लिक अंडरटेकिंग हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉयर हो गया ना यहाँ पे, आपको सारा डायरेक्शन दे रही है। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, लेट से आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करो, लेट से गेल सेल इस में काम करो, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IOCL वगैरह में आप काम करो, NGC में। चेयरमैन तो कोई और, MD कोई और, CEO कोई और है, और आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो ना, लेट से आपका टीम लीडर भी कोई और है। ओवरऑल MD CEO तो है ही जो है, पर एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर आपके MD ने मान लो दिया कि तुमको सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है। तो जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो ना, तो व्हाइल प्रेजेंटिंग द वर्क आप फर्स्ट ओनर नहीं हो गए उस पूरे के पूरे वर्क का, उसका ओनर कौन हो गया, एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने सब कुछ बना कर दिया आपको। पर अगर वो इतना कह रहा है कि कल शाम के 4 बजे तक तुमको एक प्रेजेंटेशन देना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, अब उसको प्रिपेयर किया आपने, बनाया आपने, प्रेजेंटेशन किया आपने, तो आप हो गए फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर आप हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तीसरी चीज़ इसमें लिखी हुई थी, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी कौन होगा वो सब बातें अलग है, ठीक है। ये केस आपको समझ में आ जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। चलिए आगे चलते हैं। अब होता है एक ज्वाइंट ऑथरशिप, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, वर्क ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप क्या होता है। 2 या 2 से ज़्यादा ऑथर, जहाँ 2 ऑथर हो गए या 2 से ज़्यादा ऑथर हो गए तो ज्वाइंट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ज्वाइंट ऑथरशिप का कॉन्सेप्ट हो जाता है। सेक्शन 2Z में जब आप पढ़ोगे तो कहता है वर्क ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप मीन्स अ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कोलैबोरेशन, बात को समझो, कोलैबोरेशन ऑफ 2 और मोर ऑथर्स इन विच द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑथर इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर ऑथर और ऑथर्स। बात को समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपली, आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब भी आपसे कोई कहे कि वर्क ऑफ ज्वाइंट ऑथर, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वर्क ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ऑथर हो गए एक ही प्रोजेक्ट के, एक ही वर्क के, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सुनिएगा ध्यान से, कहता है कि तभी कह सकते हैं किसी वर्क को ज्वाइंट ऑथरशिप में जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑथर्स ने कोलैबोरेट करा है। देखो कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोलैबोरेशन मतलब आप दोनों मिलकर या आप चारों मिलकर, पांचों मिलकर एक शेयर्ड गोल रखते हो, एक टारगेट रखते हो आप अपना कि नहीं हम दोनों को मिलकर या चारों को मिलकर ये काम करना है इतने समय में। मतलब आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो माइंड में ऐसा शेयर्ड गोल बना रखा है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा कोलैबोरेशन एक
वर्क को इस मुकाम तक लेकर जाएगा। तो योर कोलाबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो बस इसको पीछे से बैकहैंड सपोर्ट किया है, अगर बैकहैंड सपोर्ट किया है तो नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। ये आइडिया जैसे मेरा है, मुझे मान लीजिए कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, एंड माई फादर इज सेइंग कि चलो मैं तुमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूंगा, ही इज़ नॉट अ कोलैबोरेटर फॉर मी, ही विल नॉट बी कंसिडर जॉइंट ऑथरशिप। जॉइंट ऑथरशिप शेयर्ड गोल, सिर्फ और सिर्फ आप चारों पांचों ने मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट रखा है कि मुझे इतने तारीख तक इतने बजे तक ये काम फिनिश कर देना, और उसके लिए सारा मीन्स, सारी अपॉर्चुनिटी, सारे मेथड आप लोग मिलकर कर रहे हो, और कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप लोग मिलकर कर रहे हो। और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूशन से अलग दिखना नहीं चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि ठीक है तुम पीछे का कवर बना लो, हम आगे का फ्रंट पेज बना लेते हैं, तुम पीछे का पीडीएफ बना लो, तुम बीच के पेजेस सेट कर लो, सबका अलग अलग कॉपीराइट होगा, फिर सबका अलग अलग कॉपीराइट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट नहीं दिखना चाहिए। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि पीडीएफ मैंने बनाया है, फ्रंट पेज मैंने बनाया है, बैक हैंड मैंने बनाया है, नहीं। कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एक ऑथर का दूसरे ऑथर से अलग नहीं दिखना चाहिए, तभी बोलेंगे वर्क ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप। आगे कहता है इंपॉर्टेंट क्या है, सुनिएगा ध्यान से, प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेशन मतलब अ काइंड ऑफ ज्वाइंट एंड शेयर्ड गोल मस्ट हैव समथिंग दैट केप्ट बोथ द ऑथर्स यूनाइटेड। मतलब आप दोनों चारों पांचों के बीच में कुछ तो कुछ न ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो आप लोगों को यूनाइट करके रखा है इस वर्क को करने में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर्ड गोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ मुझे चाहिए, इस वर्क से मुझे ये चाहिए। वो शेयर्ड गोल डिजाइन हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कहता है नॉट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, अलग अलग नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ अलग अलग नहीं होना चाहिए। नज़्म हेपतुल्लाह और ओरिएंट लॉन्गमैन का केस मैंने आपको बताया था, उसमें यही तो हुआ था कि एक ने बोला था और एक ने लिखा था, तो जो बोला था उनका अलग हो गया कॉपीराइट, और जिन्होंने लिखा था वो अलग हो गया। मैंने आपको बताया था जॉइंट ऑथरशिप का कॉन्सेप्ट, अगर आप उनको याद है नज़्म हेपतुल्लाह का केस, तो बहुत बढ़िया से बताया था मैंने आपको कि 30 साल, मेरे मरने के 30 साल बाद तक शुरू के 30 पेजेस मत पब्लिश करना। तो जब पब्लिशिंग की बारी आई उनके 30 साल के बाद, मरने के 30 साल के बाद, तो फिर ये बातें होने लगी थी। जो आज़ाद साहब थे, तो वही वाली बात पे मैं कह रहा हूँ कि जॉइंट ऑथरशिप क्या, क्योंकि उन्होंने बोला था ना, तो बोलने की चीज़ तो उनकी हो गई, चलिए ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया उनका हो गया, उन्होंने बताया, अपने मुंह से चीज़ों को बताया, प्रेजेंटेशन के समय वो खड़े थे, पर लिखा कबीर साहब ने, तो 50-50 ओनरशिप की बात हो गई थी। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 50-50 ही ओनरशिप हो, 50-50% ही कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बात इसमें नहीं लिखी गई है। कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी 99.1 एज वेल, पर वो डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब वो दिखना नहीं चाहिए कि तुमने अलग करा है, तुमने अलग करा है, नहीं। आप लोगों को जब जॉइंट ऑथरशिप के लिए इंपॉर्टेंट क्या है टर्म, कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड शेयर्ड गोल, और वो डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए। कोई ये नहीं कहते कि सर पीडीएफ इस बंदे ने बनाया है, डिजाइन इस लड़के ने दिया है, फर्स्ट पेज का लास्ट पेज का, बाकी सारा कुछ किसी और ने किया है। अगर ये हो गया तो जॉइंट ऑथरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जैसे नज़्म हेपतुल्लाह के केस में लगा था जॉइंट ऑथरशिप, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि आधा काम इसका है, आधा काम इसका है, तो दोनों को अलग अलग काम दिख रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गए। कॉपीराइट उसका अलग हो गया, उसका अलग हो गया, 50-50% लग गई थी ना दोनों के ऊपर। फिर भी कोर्ट ने कहा था कि जॉइंट ऑथरशिप होगी, जॉइंट ओनरशिप हो गई, क्योंकि दोनों का ओनर अलग है, तो पूरा प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग ओनर हो गया, एक ओनर नहीं हो सकता। पर अगर एक ओनर चाहिए आप लोगों को पूरे वर्क के लिए, एक ओनर, मान लीजिए कंपनी है, वो एक ओनर कहे अपने आप को, बाकी अंदर के 50 लोगों ने 50 तरह की चीज़ें बनाई है, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट हो गई तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग ओनर्स हो गया, डिस्टिंक्ट नहीं है तो जॉइंट ऑथरशिप होगी पूरी वर्क के लिए। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को देख लेंगे, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। एक सेकंड, असाइनमेंट के बाद मैं आप लोगों को लाइसेंसिंग भी बताऊंगा। तो जब मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट का क्या मतलब होता है, एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं आप अपन। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉपीराइट मतलब कि आपके पास जो कॉपीराइट होल्डर था ना, अब उसको आप एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हो, उससे कुछ कमाना चाह रहे हो, पैसे कमाना चाह रहे हो, मैं सिंपली बोलूँ फाइनेंशियल टर्म्स में, तो आपने सेक्शन 18 के अंदर क्या करा, असाइनमेंट करा। असाइनमेंट का मतलब समझते हो, अपना वर्क, अपना राइट, अपना काम किसी और को दे दिया आपने। वही कहता है सेक्शन 18(1) कहता है द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। ओनर का मतलब आप समझ चुके हैं। ऑथर, किस केस में ऑथर होगा, किस केस में ऑथर नहीं होगा, मैंने भी बताया। वन फोटोग्राफ लेने वाला, तो फोटोग्राफ का जो फोटोग्राफ में है वो ऑथर नहीं, और वो मतलब ओनर नहीं होगा। ओनर कौन होगा, जिसने फोटोग्राफ खींचा है कॉपीराइट का। ठीक है, तो द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन एन एग्जिस्टिंग वर्क और द प्रोस्पेक्टिव ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन अ फ्यूचर वर्क में असाइन to any person the copyright either wholly or partially and either generally or subject to limitations and either for whole term of the copyright or any part thereof। मतलब जो ओनर होगा वो, या बाद में कोई और ओनर बनता है लेट से उसका, वो असाइन कर सकता है अपने कॉपीराइट के अधिकारों का, वो बंडल ऑफ राइट्स का कोई भी राइट, चाहे पूरा का पूरा राइट या कोई एक दो राइट्स, किसी भी पर्सन को कोई राइट असाइन कर सकता है। कि लेट से
राइट टू रिप्रोडक्शन वाला जो है, राइट ऑफ रिप्रोडक्शन वाला जो, मान लीजिए कोई ऐसा कोई और प्रिंटिंग होती है, रिपब्लिशिंग होती है या कुछ भी इसमें होता है, उसके लिए अधिकार मैं तीसरे बंदे को दे रहा हूँ। पर वो देते वक्त मोड ऑफ असाइनमेंट की बात करेंगे सेक्शन 19 में, इंपॉर्टेंट है। तो आप असाइन कर सकते हो या तो पूरा पूरा राइट ही असाइन कर सकते हो आप। तो एक्सक्लूसिव ओनर वाली फिर वहीं पे लाइसेंस आ जाएगी कि एक्सक्लूसिवली पावर दे दिया गया इसको कंप्लीट। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन एनी फ्यूचर वर्क, द असाइनमेंट शैल टेक इफेक्ट ओनली व्हेन द वर्क कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। असाइनमेंट तभी होगा ना जब काम दिखे। खाली मुंह से कह देने से कि असाइनमेंट दे दिया, अगर वो काम जीवन में वो वर्क कभी आया नहीं लोगों के सामने, पब्लिकली आया नहीं उसके बाद, या कुछ भी ऐसा। अब मान लीजिए आपको मैंने अधिकार दिया कि आज के बाद रिप्रोडक्शन वाला जो अधिकार होगा वो उस कॉपी से रिलेटेड, उस नोवेल से रिलेटेड, मान लीजिए एक ए ने बी को दे दिया। अब वो नोवेल कभी रिपब्लिश हुआ ही नहीं, तो बी के पास अधिकार ही नहीं होगा ना। फिर कैसे बोल सकते हैं आप, जब तक वो काम आएगा ही नहीं, जब तक वो वर्क दिखेगा ही नहीं, तो डिस्प्यूट कैसे अराइज होगा। तभी ना कोई कह सकता है कि सर अगर मान लीजिए पावर दे दिया गया है और उसके बाद अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो तब भी ओनर यही होगा, क्योंकि बी को देने के बाद वो काम रिप्रोड्यूस नहीं हुआ, वो काम रिपब्लिश नहीं हुआ। तो जब तक रिपब्लिश या रिप्रोड्यूस या कोई भी ऐसा राइट जो उसको बी को दिया गया था, वो जब तक सामने दिखेगा नहीं, बी पे डिस्प्यूटेड नहीं कह सकते, वो ए पे ही होगा। अनटिल अनलेस वो काम वर्क में, वो काम जो है वो दिखे पब्लिक को, वो काम वापस, वो राइट्स जो उसको दिए गए थे, वो राइट्स तभी चैलेंज किए जा सकते हैं तब वो मार्केट में दिखे। जब तक आया ही नहीं, मैंने किसी को कहा कि कल से तुमको अधिकार देता हूँ कि परसों से जो भी कॉपी इस नोवेल की बनेगी उस पर अधिकार तुम्हारा होगा, उससे रिलेटेड जो भी राइट्स होगा वो तुम्हारा होगा, और परसों कॉपी छपे ही ना, तो छपे ही नहीं, तो उसके पहले जितने भी अधिकारों की बात होगी वो ए से रिलेटेड होगी, क्योंकि बी को देने के बाद तो काम आया ही नहीं मार्केट में, वो चीज़ पब्लिश ही नहीं हुई। ये इंपॉर्टेंट है, वो एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए। ठीक है। अब कोई भी मीडियम होगा, कोई भी मोड होगा, वो सब कुछ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट में बता रखा है सेक्शन 19 में। उस तरीके से आगे दे रखा है कि अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का अधिकार दे दिया गया, तो हाँ दे दिया गया, पर 50-50 अधिकार नहीं होता कि 50-50%। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा रखा है तो कोई नहीं कह सकते कि सर 50% उसको दे दीजिए, 50% उसको दे दीजिए। नहीं, ये जॉइंट ओनरशिप की बात नहीं हो रही यहाँ पे, असाइनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। असाइनमेंट मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि 50% उसको, 50% हमको दे दिया, नहीं, वो एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। आगे कहता है कि वेयर द असाइनी ऑफ अ कॉपीराइट बिकम्स इंटाइटल्ड टू एनी राइट कंप्राइज्ड इन द कॉपीराइट, द असाइनी हैज रिस्पेक्ट्स द राइट टू सो असाइंड एंड द असाइनर हैज रिस्पेक्ट द राइट नॉट असाइंड शैल बी ट्रीटेड फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट एज द ओनर। मतलब जितने अधिकार आपने दिए ना असाइनी को, वो असाइनी हो गया उस पर, उसका फर्स्ट ओनर वो हो गया, उसके बारे में बातचीत वो उससे होगी, और जितनों को आपने नहीं दिया उससे रिलेटेड बातचीत आपसे होगी। सेकंड वाले में दिक्कत थोड़ी पढ़ लेता हूँ। Provided also that the author of the literary or musical work included in a cinematographic film shall not assign or waive the right to receive royalties to be shared on an equal basis with the assignee of copyright for the utilization of such work in any form other than the communication of the public along with what cinematographic film in a cinema hall except to the legal heirs of the author or a copyright society for collaboration for collection and distribution and any agreement to contrary shall be void। सेम चीज़ कह रहा है, मैं जो बोला वही चीज़ यहाँ पे कहता है। ठीक है। रिसीव टू बी शेयर्ड ऑन एन इक्वल बेसिस, ये नहीं कह सकते कि आपने क्या कर दिया कि सिर्फ काम दे दिया। अगर एग्रीमेंट में इतना कहते कि आज से राइट आपको दे दिया गया, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि 50% पैसा आपको मिलेगा, 50% पैसा आपको मिलेगा, नहीं, वो लिखना पड़ेगा आपको एग्रीमेंट में, वो सारी बातें एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी कि आज से अधिकार इसको दे रहा हूँ, उसके पैसे इतने होंगे। सिर्फ अधिकार देने से 50% पैसा आपका नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप थोड़ी ना हुई, आपने उस चीज़ के बारे में सारा अधिकार उस बंदे को दे दिया, तो 100% ओनरशिप उसकी हो गई उस अधिकार से रिलेटेड। बात को समझ रहे हो आप? आसान चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना, आसानी से समझ जाओगे। अब मोड ऑफ असाइनमेंट सेक्शन 19 में क्या होता है? मान लीजिए मैंने कहा कि मैं तुमको अपने मुंह से, या तो मरने से पहले मैंने क्या करा, बिना बिल बिना कुछ कह, मैं जब बिल्कुल ऑन द मोमेंट ऑफ डेथ था, तो मैंने अपने बेटे को कह दिया कि आज से जो मेरे नोबेल से रिलेटेड जो भी सारा अधिकार है वो तुमको दे दिया गया। ये नहीं है वैलिड, दिस इज नॉट अ वैलिड थिंग। वो राइटिंग में होना चाहिए, और उसी राइटिंग में अगर मान लीजिए लिटरेरी है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कुछ ऐसा है, और आपने अगर ये कह दिया कि आज से मैं तुमको 4 राइट्स, मान लीजिए 10 राइट्स मिले थे आपको कॉपीराइट में, 4 राइट्स तुमको दे दिया, तो सिर्फ इतना कहा, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर वो 4 राइट की मैं बात करूं तो सिर्फ इतना कह दिया कि ये 4 राइट आज से तुमको दे दिए गए, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इस 4 राइट से जितने पैसे उठेंगे, जितने रॉयल्टी जाएंगे, वो 50-50 शेयर होगा। नहीं, वो एग्रीमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ इतना कह देना कि 4 राइट आपको दे दिया गया, वो रॉयल्टी की बात नहीं करता, पैसों की बात नहीं करता। वो 4 राइट से रिलेटेड जितने भी पैसे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के पास जाएगा, अनलेस अनटिल आपने कॉन्ट्रैक्ट में करा रखा है कि 50% या 10%, 5% मुझे देना। तो मोड ऑफ असाइनमेंट सेक्शन 19 में कहता है कोई भी असाइनमेंट तब तक वैलिड नहीं होगा अगर उसने असाइनर से ड्यूली साइन करवा रखा है, राइटिंग में करवा रखा है, और ऑथोराइज्ड एजेंट के बिहाफ में करा रखा है। मान लीजिए अगर आप
किसी विटनेसेस के साथ करा रहे हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, नो असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन एनी वर्क शैल बी वैलिड अनलेस इट इज इन राइटिंग साइंड बाय द साइनर और बाय हिज ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट। या तो आपने खुद साइन करा है या तो आपके बिहाफ में कोई और एजेंट था आपको, उसने साइन करा है। एनी वर्क शैल आइडेंटिफाई सच वर्क एंड शैल स्पेसिफाई द राइट्स असाइंड एंड द ड्यूरेशन एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट। आपको ये सब बताना पड़ेगा, कितने राइट्स दिए हैं, कितने अधिकार जब दे रहे हो कितने समय के लिए दे रहे हो, कितना टेरिटोरियल एक्सटेंट के लिए दे रहे हो, कि क्या इंडिया के बाहर भी कोई अधिकार है, वो सब इसी को दे रहे हैं। तो अगर नहीं लिखा कि राइट एग्रीमेंट में तो टेरिटोरियल एक्सटेंट इंडिया माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया माना जाएगा। अगर आपने बाहर का लिख दिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो सिर्फ इंडिया माना जाएगा। इसके अलावा टेरिटोरियल एक्सटेंट हो गई। अब टाइम पीरियड अगर आपने मेंशन नहीं किया तो 5 साल माना जाएगा, अगर मेंशन कर दिया कि 25 साल तो 25 साल, 10 साल तो 10 साल, 15 साल तो 15 साल, जो भी है। द असाइनमेंट ऑफ अ कॉपीराइट इन एनी वर्क शैल ऑल्सो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। वही मैं कह रहा हूँ, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी आपको लिखना पड़ेगा। इफ द पीरियड इज नॉट असाइंड तब 5 साल। अगर कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं तो सिर्फ इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर के अधिकार को आपका नहीं माना जाएगा, उसी ओनर का माना जाएगा। फिर उसके ऊपर डिस्प्यूट उठेगा, फिर बातें होंगी, अलग बात है, पर आपको नहीं माना जाएगा। वो सब एग्रीमेंट्स में लिखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। वेन द असाइनी डज नॉट एक्सरसाइज द राइट्स असाइन टू, अगर मान लीजिए कोई काम आपको जो दिया गया वो काम अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर वो काम आप नहीं कर रहे हो ढंग से, ठीक है, जो काम आपको दिया गया वो सब काम नहीं दे रहे तो उसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज होगा, वो सेक्शन 19A में बात करेंगे कभी, ठीक है। डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, ये सब बातें वहाँ चली जाती हैं। द असाइनमेंट ऑफ अ कॉपीराइट इन एनी वर्क कंट्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द राइट्स ऑलरेडी असाइंड ऑफ अ कॉपीराइट सोसाइटी इन विच द ऑथर ऑफ द वर्क इज मेंबर शैल बी वॉइड। मान लीजिए कॉपीराइट सोसाइटी का एक पार्ट हो आप, मान लीजिए एक कॉपीराइट सोसाइटी का भी डेफिनेशन था, उस कॉपीराइट सोसाइटी में आप एक मेंबर हो और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि नहीं, आप अगर जब कभी लाइसेंस दोगे या साइन करोगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर करोगे, और आपने अगर नहीं किया तो कॉपीराइट सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशन का आपने वायलेशन करा तो वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, वो वाइड माना जाएगा असाइनमेंट। आपने किसी को असाइन करा कॉन्ट्ररी टू द रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका क्या कॉपीराइट सोसाइटी, तो गलत माना जाएगा। अगर आप कॉपीराइट सोसाइटी के मेंबर हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो देता है कॉपीराइट सोसाइटी, आपको उसी के अंदर ही असाइन करना पड़ेगा कामों को, उसके कॉन्टेक्ट, उसके बियॉन्ड जाके नहीं कर सकते आप, ठीक है। ठीक, चलिए सेक्शन 19A। अब एक और छोटे से ध्यान सुन लीजिए, जब मैं शाम को आपको वीडियो अपलोड करूंगा उसमें ओनरशिप की बात, उसमें ये बात करूंगा, क्या नाम है, लाइसेंसिंग की बात करूंगा, सेक्शन 30, 31, 32, 30B जो भी है, बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो अलग से बात करना। एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देके जा रहा हूँ अभी। राइट ऑफ ऑथर टू रिलिंक्विश कॉपीराइट। अगर मैं कहूँ सेक्शन 21 को जब पढ़ोगे तो उसमें कहता है राइट ऑफ ऑथर टू रिलिंक्विश कॉपीराइट। डीपीसी पढ़ोगे आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया था रिलिंक्विशमेंट डीड। रिलिंक्विशमेंट डीड मतलब होता है रिलीजर, जो रिलीज कर रहा है, अपने अधिकारों को रिलीज कर रहा है। रिलीज करना अलग चीज़ है, असाइनमेंट अलग चीज़ है, और लाइसेंसिंग अलग चीज़ है। लाइसेंसिंग जब आप देते हो ना तो आप किसी न किसी को उस काम के लिए सिर्फ अधिकार दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो कि तुमको इतना काम है बस। असाइनमेंट में उसको बहुत सारी पावर दे दी आपने। असाइनमेंट इज ए ब्रॉड थिंग, लाइसेंसिंग इज ए वेरी नैरो थिंग। और उसी को अगर हम बात करें रिलिंक्विशमेंट, अभी मैं सामने आपको वीडियो बनाऊंगा ना तो असाइनमेंट और क्या नाम है लाइसेंसिंग में डिफरेंस बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ राइट ऑफ ऑथर टू रिलिंक्विश कॉपीराइट, मतलब द ऑथर ऑफ अ वर्क में रिलिंक्विश मतलब छोड़ सकता है, अपना सारा राइट छोड़ सकता है, सिंपली छोड़ सकता है। ऑल और एनी ऑफ द राइट्स कंप्राइज्ड इन द कॉपीराइट इन द वर्क बाय गिविंग नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू व्हाट रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट और बाय वे ऑफ पब्लिक नोटिस एंड देयर अपॉन सच सेल राइट्स सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सबसेक्शन 3 एग्जिस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। या तो आप नोटिस देके कह दीजिए रजिस्ट्रार को कि सर आज से मैं अपने सारे अधिकारों को छोड़ता हूँ, बड़े दिलदार बन जाइए आप। या तो आप ये कह दीजिए कि पब्लिक नोटिस देकर खुद ही कुछ ऐसा, मतलब या फिर बाय वे ऑफ पब्लिक नोटिस, पब्लिक अनाउंसमेंट, नोटिस देकर कि आज से मैं सारे अधिकारों को छोड़ता हूँ। तो जैसे ही आप करोगे ना ऐसे, अगर आपने नोटिस दिया कॉपीराइट क्या बोर्ड को या कॉपीराइट रजिस्ट्रार को, तो फिर वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा और 3 साल तक उसके वेबसाइट पर रहेगा, ताकि 3 साल तक लोगों को पता चलते रहे कि इसका कोई कॉपीराइट ओनर ने अपना सारा अधिकार क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, ठीक है। The relinquishment of all or any of the rights comprised in the copyright in a work shall not affect any right subsisting in a favor of any person on the date of the notice। जिस दिन नोटिस दी गई थी उस दिन तक जितने अधिकार थे वो अधिकार खत्म नहीं हो जाते, नोटिस देने के बाद वो अधिकार आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जिस दिन नोटिस दी गई है उस दिन तक अधिकार आप ही के पास है। नोटिस जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में आ गई, पब्लिश हो गया, लोगों को पता चल गया, उस दिन से आपका अधिकार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए इतनी सी थी आज की वीडियो में। अभी मैं जाने से पहले एक आपको छोटा सा वो देके जा रहा हूँ, फैक्टर्स जो आपको दिमाग में रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जब आप बात करोगे तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, देख लेना। जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वर्कर रिलेशनशिप क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना, मान लीजिए 90% कंट्रोल कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में। मैंने बताया आपको लेनियंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में नहीं होता। प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस,
पार्टीज ओन व्यू ऑफ दियर रिलेशनशिप, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, सारी बातें पढ़ोगे ध्यान से, सारी बातें मैंने बता रखी है। ठीक है, सामने मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सप्लॉइटेशन, क्या नाम है, लाइसेंसिंग। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट। थैंक यू सो वेरी मच। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, लास्ट में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।